आइए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामले पर बात करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मिशिगन के नॉर्टन शोर्स में सामने आए टिमोथी फर्ग्यूसन मामले की। ये एक ऐसा तथ्यात्मक विश्लेषण है जो हमें एक बहुत ही दुखद सच्चाई की ओर ले जाता है और कई अहम सवाल भी खड़े करता है। इस पूरी चर्चा के दौरान हम तथ्यों को पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से सामने रखेंगे। तो चलिए इस जटिल घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्टन शॉर्स मिशिगन में घटी एक घटना सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। असल में ये बाल सुरक्षा की व्यवस्थाओं में मौजूद उन बड़ी कमियों को उजागर करती है जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। अक्सर हम मान लेते हैं कि बंद दरवाजों के पीछे सब ठीक ही होगा, लेकिन ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हम दुर्व्यवहार के संकेतों को पहचानने में कहाँ चूक जाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे इस त्रासदी ने बच्चों की सुरक्षा और हमारी सतर्कता की अनिवार्यता को सामने ला दिया है। भाग 1, संदर्भ और पीड़ित। आइए सबसे पहले इस मामले के संदर्भ को समझते हैं और जानते हैं कि टिमोथी फर्ग्यूसन आखिर कौन था। टिमोथी फर्ग्यूसन की उम्र महज 15 साल थी। जरा सोचिए, ये वो उम्र होती है जब एक बच्चा दुनिया को समझना शुरू करता है और पूरी तरह से अपने परिवार या अभिभावकों के संरक्षण पर निर्भर होता है। इतनी कम उम्र में कोई भी बच्चा स्वाभाविक रूप से बेहद नाजुक स्थिति में होता है, और सिर्फ 15 साल का होना ही इस मामले की गंभीरता को कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि ये एक ऐसे जीवन की कहानी है जिसे हर हाल में सुरक्षित रखा जाना चाहिए था। यहाँ एक और बेहद अहम बात है। टिमोथी सिर्फ 15 साल का ही नहीं था, बल्कि वो विशेष ज़रूरतों यानी स्पेशल नीड्स वाला किशोर था। इसका सीधा सा मतलब है कि उसकी निर्भरता एक आम किशोर की तुलना में कहीं ज़्यादा थी। वो अपनी माँ शांडा वैंडरआक की देखरेख में रहता था। अब एक स्पेशल नीड्स वाले बच्चे के लिए उसका घर और उसकी देखभाल करने वाले ही उसकी पूरी दुनिया होते हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि टिमोथी अपनी परिस्थितियों में कितना बेबस रहा होगा और क्यों उसकी देखभाल करने वालों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी थी। भाग 2, त्रासदी और 2022 की पुलिस जांच। अब हम इस मामले की पुलिस जांच पर नजर डालते हैं। 2022 में टिमोथी की मृत्यु के तुरंत बाद जब जांच शुरू हुई तो जो चीजें सामने आईं वो सच में विचलित करने वाली थीं। पुलिस ने गवाहों से बात की और उनकी गवाहियां दर्ज की। जांच में घर के अंदर ही गंभीर और लंबे समय तक चलने वाली उपेक्षा के बिल्कुल स्पष्ट संकेत मिले। बिना किसी ग्राफिक डिटेल में जाए तथ्यात्मक रूप से ये बात सामने आई कि टिमोथी को उचित देखभाल और भोजन जैसी बुनियादी जरूरतों से बहुत लंबे समय तक वंचित रखा गया था। और यहीं पर हमारा मुख्य फोकस आता है, दुर्व्यवहार के उन शुरुआती संकेतों को पहचानना, जैसे कुपोषण या एकांतवास। ये वो संकेत हैं जो शायद लंबे समय से वहां मौजूद थे, लेकिन बदकिस्मती से किसी का ध्यान उन पर नहीं गया। भाग 3, सह अपराधी। मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक और पहलू सामने आया। आइए पॉल फर्ग्यूसन की भूमिका पर बात करते हैं। जांच और कानूनी प्रक्रियाओं से एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। पॉल फर्ग्यूसन, जो टिमोथी का अपना भाई है, वो सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं था। उसने टिमोथी के साथ हुए इस गंभीर दुर्व्यवहार में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। ये वाकई परेशान करने वाली बात है कि परिवार का एक और सदस्य इस उपेक्षा का हिस्सा बन गया। बाद में कानूनी कार्यवाही के दौरान पॉल ने आधिकारिक तौर पर अपना दोष स्वीकार भी कर लिया। ये जानकारी इस पूरे मामले को और भी ज्यादा जटिल बना देती है। अब देखिए, न्याय प्रणाली ने इन दोनों की भागीदारी को अलग अलग तरीके से तौला। एक तरफ पॉल फर्ग्यूसन है, जिसने फर्स्ट डिग्री बाल दुर्व्यवहार का दोष स्वीकार किया और उसे 30 से 100 साल की जेल की सजा मिली। वहीं दूसरी तरफ मां शांडा वैंडरआक हैं। उन्हें फर्स्ट डिग्री हत्या और फर्स्ट डिग्री बाल दुर्व्यवहार दोनों का दोषी पाया गया। उनकी सजा बिना पैरोल के उम्र कैद और उसके ऊपर 50 से 100 साल की अतिरिक्त सजा। ये बड़ा अंतर हमें दिखाता है कि कानून ने इस अपराध की गंभीरता और मुख्य जिम्मेदारी को किस तरह से तय किया। भाग 4, मुकदमा और अदालत का फैसला। चलिए अब अदालत की कार्यवाही को समझते हैं। मुकदमे के दौरान अदालत में कई अहम चीजें हुईं। परिवार के अन्य सदस्यों ने भी अपने बयान दर्ज कराए, जिससे घर के अंदर के असल माहौल की एक बहुत स्पष्ट तस्वीर सामने आई। अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन ने पुलिस जांच में मिले सारे सबूतों को सिलसिलेवार तरीके से जज और जूरी के सामने रखा, लेकिन न्याय के सिद्धांत के अनुसार बचाव पक्ष को भी अपनी दलीलें पेश करने का पूरा मौका दिया गया।
दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान से सुनने के बाद ही इस पूरे मामले का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जा सका। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को देखें तो दिसंबर 2023 में जूरी ने अपना फैसला सुनाया और शेंडा को फर्स्ट डिग्री हत्या और बाल दुर्व्यवहार का दोषी पाया। फिर अगले ही महीने जनवरी 2024 में सजा का ऐलान हुआ, बिना पैरोल के उम्र कैद और 50 से 100 साल की अतिरिक्त सजा। लेकिन कानूनी प्रक्रिया यही खत्म नहीं हुई। शेंडा ने अपने वकील के अप्रभावी होने का दावा करते हुए एक नए ट्रायल की मांग की, जिस पर 2026 में सुनवाई हुई और अंततः जून 2026 में अदालत ने नए ट्रायल की इस मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इसके साथ ही ये कानूनी प्रक्रिया अपने तार्किक अंजाम तक पहुंच गई। भाग 5 महत्वपूर्ण सीख। इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा है दुर्व्यवहार के संकेतों को समझना। भविष्य में ऐसी किसी भी त्रासदी को रोकने के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाना जरूरी है। जैसा कि हमने इस जांच में देखा, उपेक्षा और दुर्व्यवहार के संकेत अक्सर हमारे सामने होते हैं। अत्यधिक कुपोषण, बच्चे के व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव आना या देखभाल की कमी दिखना, ये सब साफ संकेत हैं। पहला कदम यही है कि इनमें से किसी भी संभावित संकेत को कभी नजरअंदाज न किया जाए, उसे पूरी गंभीरता से लिया जाए। दूसरा कदम है, जब भी लगे कि दखल देने की जरूरत है तो तुरंत पेशेवर मदद लें या अधिकारियों को सूचित करें। और तीसरा, बच्चों की बुनियादी सुरक्षा को हमेशा हर हाल में अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाएं। याद रखिए, हमारी थोड़ी सी सतर्कता और शुरुआती हस्तक्षेप सबसे बड़ा बचाव बन सकता है। अंत में ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाता है। विशेष ज़रूरतों वाले कमज़ोर बच्चों को, जो पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हैं, बहुत देर होने से पहले बचाने के लिए हम एक समाज के रूप में खुद को कैसे बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। टिमोथी फर्गसन का ये मामला एक बहुत ही कठोर रिमाइंडर है कि बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे रहने वाले परिवार की नहीं, बल्कि एक जागरूक समाज की भी है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर विचार करने और ठोस कदम उठाने की जरूरत